नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में आज एनडीए ने किया शक्ति प्रदर्शन। पीएम मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों से शामिल हुए कई सीएम। सियासी संकट के बीच फिर सामने आए संजय राउत। शरद पवार को मिल रही धमकी, बागियों के खिलाफ होगा एक्शन। अग्निपथ योजना के खिलाफ उतरा संयुक्त किसान मोर्चा। आज देश के कई हिस्सों में चल रहा है प्रदर्शन। पुतिन की ब्रिक्स नेताओं से अपील, पश्चिमी की स्वार्थी कार्रवाइयों का सामना करने में करें सहयोग की अपील। और सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने बाढ़ प्रभावित सिलचर शहर का किया हवाई सर्वेक्षण। राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अपने गृह राज्य ओडिशा से दिल्ली पहुंची। राष्ट्रपति पद के लिए मुर्मू ने आज नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंचकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी भेंट की। झारखंड की पूर्व राज्यपाल 64 वर्षीय मुर्मू शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में उन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान ओडिशा की सत्ताधारी बीजू जनता दल के प्रतिनिधि के रूप में राज्य सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे। बीजद ने मुर्मू की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए मुर्मू की ओर से प्रधानमंत्री मोदी नामांकन के दौरान उनके साथ रहे और प्रधानमंत्री मोदी उनके प्रस्तावक भी रहे। भाजपा अध्यक्ष नड्डा सहित पार्टी के अन्य शीर्ष नेताओं भी प्रस्तावकों में शामिल रहे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रहलाद जोशी के आवास पर प्रस्तावक और समर्थक के तौर पर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार चारों तरफ से घिर चुकी है और कभी भी सत्ता से हाथ धो बैठ सकती है। पार्टी के तमाम विधायक की बगावत के बीच अब शिवसेना नेता संजय राउत फिर सामने आए हैं। राउत ने कहा कि पार्टी के 12 विधायकों ने बगावत की है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू हो चुकी है। उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि उनके नेताओं को धमकी दी जा रही है और इसका आरोप उन्होंने एक केंद्रीय मंत्री पर भी लगाया है। संजय राउत ने मीडिया के सामने आते हुए कहा कि महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। अब ये लड़ाई कानूनी तौर पर लड़ी जाएगी। संख्या बल कागज पर ज्यादा हो सकती है। सरकार कब बनेगी भी या नहीं बनेगी इसका पता नहीं। आंकड़ा कभी स्थिर नहीं रहता है। राउत ने आगे कहा कि शरद पवार को भी धमकियां दी जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री धमकी दे रहे हैं। देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध जारी है और इस बीच केंद्र सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ स्कीम के विरोध में अब संयुक्त किसान मोर्चा भी आ गया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ अब संयुक्त किसान मोर्चा ने आज सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है। देश के कई हिस्सों में इस योजना के विरोध में किसान संगठनों से जुड़े लोग आज प्रदर्शन करेंगे। पहले छात्रों ने बवाल किया और कई जगह पर हिंसा हुई, फिर राजनीतिक दलों ने इसका विरोध में अपनी आवाज उठाई और अब किसान संगठनों से इससे जुड़े लोगों से अग्निपथ योजना के विरोध में मोर्चा खोलने की अपील की है। किसानों से जुड़ा संयुक्त किसान मोर्चा आज देश भर में प्रदर्शन कर रहा है। ये वही संगठन है जिसकी अगुवाई में कृषि संशोधन कानून विरोध शुरू हुआ था। किसान नेता राकेश टिकैत ने 20 जून को कहा था कि देश भर के जिला तहसील मुख्यालयों पर अग्निपथ योजना के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा प्रदर्शन करेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस विरोध को कामयाब बनाने के लिए युवाओं, राजनीतिक दलों और आम लोगों से इस प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। भाकियों ने भी 30 जून को अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। उधर अग्निपथ योजना के खिलाफ विपक्ष भी एकजुट है। 2 दिन पहले पटना में महागठबंधन सड़कों पर उतरा था और सरकार से इसे वापस लेने की मांग की थी। वहीं कांग्रेस भी इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में फिलहाल नहीं दिख रही है। जंतर मंतर पर लगातार धरने का दौर चल रहा है और अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी विरोध के लिए कमर कस चुकी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्राजील, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नेताओं से पश्चिमी के स्वार्थी कार्रवाइयों का सामना करने में सहयोग का आह्वान किया है। आपको बता दें कि यूक्रेन पर हमले के बाद मॉस्को अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों द्वारा लगाए गए बेहद सख्त प्रतिबंधों को झेल रहा है। पुतिन ने ब्रिक्स नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि केवल ईमानदार और पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग के आधार पर हम इस संकट की स्थिति से बाहर निकलने के
तरीकों की तलाश कर रहे हैं। जो कुछ राज्यों के गलत स्वार्थी कार्यों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में विकसित हुई है, उन्होंने की ये देश वित्त तंत्र का उपयोग करते हुए वास्तव में व्यापक आर्थिक नीति में अपना गलतियों को पूरी दुनिया में स्थानांतरित करते हैं। हम आश्वस्त हैं कि अब ब्रिक्स देशों के नेतृत्व को अंतर सरकारी संबंधों की सही मायनों में ध्रुवीकरण प्रणाली के गठन की दिशा में एकीकृत सकारात्मक मार्ग विकसित करने की आवश्यकता है। पुतिन ने कहा कि ब्रिक्स राष्ट्र एक स्वतंत्र नीति को आगे बढ़ाने के प्रयासों में कई एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी राज्यों के समर्थन पर भरोसा कर सकते हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गुरुवार को भी गंभीर बनी रही, जिसके चलते 7 और लोगों की मौत हो जाने से इस आपदा में अब तक कुल 108 लोगों की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित सिलचर शहर का हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वेक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने बराक घाटी क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की और घोषणा की कि बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना की और टुकड़ियां सिलचर भेजी जाएंगी। कछार जिले के सिलचर में समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, अन्य एजेंसियों बचाव अभियान चलाने की बात भी कही है। असम राज्य आपदा के बुलेटिन के अनुसार बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या घटी है। बाढ़ से 30 जिलों के 45.34 लाख लोग प्रभावित हुए, जबकि बुधवार को 32 जिलों में बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या 54.5 लाख थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि केंद्र असम में बाढ़ की स्थिति को लगातार निगरानी कर रहा है और इस चुनौती से निपटने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने के खातिर राज्य सरकार के साथ मिलकर भी काम करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना और एनडीआरएफ के दल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद हैं। वे बचाव अभियान चला रहे हैं और प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं। वायुसेना ने बचाव अभियान के तहत 250 से अधिक उड़ानें भरी हैं। बाढ़ के कारण कछार, बारपेटा में 2 बिजली और धुबली और तालपुर जिलों में एक व्यक्ति की मौत होने से अब तक 108 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में आज एनडीए ने किया शक्ति प्रदर्शन। पीएम मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों से शामिल हुए कई सीएम। सियासी संकट के बीच फिर सामने आए संजय राउत। शरद पवार को मिल रही धमकी, बागियों के खिलाफ होगा एक्शन। अग्निपथ योजना के खिलाफ उतरा संयुक्त किसान मोर्चा। आज देश के कई हिस्सों में चल रहा है प्रदर्शन। पुतिन की ब्रिक्स नेताओं से अपील, पश्चिमी की स्वार्थी कार्रवाइयों का सामना करने में करें सहयोग की अपील। और सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने बाढ़ प्रभावित सिलचर शहर का किया हवाई सर्वेक्षण। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनए टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आजमगढ़ तथा रामपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशियों की भारी बहुमत से जीत की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को पता चल गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में कल्याणकारी योजनाएं संचालित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज कायम हुआ है। उप मुख्यमंत्री पाठक ने बृहस्पतिवार को नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा से मुलाकात करने के लिए आए थे और यहां पर वो काफी देर तक रहे तथा उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की।
आपको बता दें कि रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 39.2% मतदान हुआ है। वहीं आजमगढ़ में 48.58% वोटिंग हुई है। रामपुर सीट पर सपा के कद्दावर नेता आजम खां के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। वहीं आजमगढ़ संसदीय सीट से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया था। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को एक पत्र भेजकर रामपुर पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया। सपा का कहना था कि उपचुनाव में बीजेपी को वोट देने के लिए पुलिस लोगों पर दबाव बना रही है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार घोषित किया गया है, जिसके बाद मुर्मू अपना नामांकन भी उन्होंने आज दाखिल किया। भले इस चुनाव के लिए विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना लगभग तय नजर आ रहा है। यही वजह है कि बीजेपी और पूरा एनडीए मुर्मू की जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त दिख रहा है। आंकड़ों की मदद से समझ सकते हैं कि किस तरीके से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति तक जो है चयनित हो सकती हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट वैल्यू के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो एनडीए का पलड़ा भारी है। राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा 540 और राज्यसभा के 229 सांसदों के अलावा राज्यों के विधानसभाओं के कुल 4033 विधायक वोटिंग करते हैं। चुनाव के दौरान इन सभी जनप्रतिनिधियों के वोटों का वैल्यू निकाला जाता है। कुल वोट वैल्यू जो है वो 10,78,915 है, जबकि किसी भी उम्मीदवार को बहुमत के लिए 5,39,458 वोट चाहिए। और अब गठबंधन के हिसाब से उनके सांसदों और विधायकों का वोट वैल्यू मिलाकर देखा जाए तो एनडीए के पास सबसे ज्यादा 5,26,966 वोट होंगे। वहीं यूपीए के पास जादुई आंकड़ों से काफी कम वोट दिख रहे हैं। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक और आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने भी एनडीए उम्मीदवार मुर्मू का समर्थन किया है। साफ है कि विपक्ष और अन्य को मिलाकर भी बहुमत का आंकड़ा पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि नवीन पटनायक की बीजेडी ने मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में बीजेडी के 31,668 वोट वैल्यू को एनडीए में मिला दिया जाए तो द्रौपदी मुर्मू बहुमत के जादुई आंकड़े को पार कर जाएंगे। पैगंबर विवाद पर हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश में चल रही बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलमा ए हिंद की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई है। जमीयत का आरोप है कि राज्य में हुई हिंसा के बाद एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले दिनों यूपी के अलग अलग शहरों में हिंसा के उपद्रवियों और अपराधियों के खिलाफ योगी का बुलडोजर चला तो कोहराम मच गया था। यूपी में अवैध निर्माण को तोड़ा गया तो जमीयत उलमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर अदालती कार्रवाई शुरू हुई और आज जमीयत के इसी याचिका पर फिर से सुनवाई है। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जिस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, उसमें जमीयत ने आरोप लगाया कि बुलडोजर का एक्शन सिर्फ एक समुदाय विशेष के खिलाफ ही हो रहा है, जिसके जवाब में यूपी सरकार ने कहा कि इस कार्रवाई का दंगों से संबंध नहीं है और जमीयत इस मामले को गलत रंग दे रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा गया है कि जो भी कार्रवाई की गई है वह नियमों के मुताबिक है। हलफनामा में जमीयत की याचिका को खारिज करने की मांग भी की गई है। इस पूरे विवाद की शुरुआत पैगंबर मोहम्मद को लेकर नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद हुई थी। पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी के विरोध में यूपी के कई शहरों में 10 जून को हिंसा हुई थी। जुम्मे की नमाज के बाद हुई हिंसा के दौरान पुलिस वालों पर भी हमले हुए थे। नवादा में 3 अलग अलग रोड हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। सिरदला थाना क्षेत्र के कमल कुरहा गांव के समीप अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचल दिया। मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। कादिरगंज थाना क्षेत्र के सोनू बीघा के निकट रोड पार करने के दौरान अज्ञात गाड़ी की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। वहीं अकबरपुर थाना क्षेत्र के चंदौली गांव के पास ट्रैक्टर की चपेट में आने से 6 साल के बच्चे की भी मौत हो गई। सिरदला थाना क्षेत्र के कमल कुरहा गांव के समीप अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचल दिया, जिससे बढ़ी बिगहा गांव के संदीप कुमार उर्फ लटन माझी, सांड पंचायत के सोनू लाल माझी और डेविड उर्फ बाघा माझी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही प्रभारी रामयतन प्रसाद, एसआई जितेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे और ट्रक को जब्त कर लिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि तेज रफ्तार के कारण यहां अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। तीनों युवक शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। सेना में भर्ती प्रक्रिया को लेकर लाई गई योजना अग्निपथ पर बवाल के बीच वायुसेना में आज से चयन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है।
आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना की तरफ से पहले ही बताया गया था कि 24 जून से भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। युवा अग्निपथ के तहत आज से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस 5 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। फिर चयनित उम्मीदवारों को अग्निवीर के तौर पर वायुसेना में काम करने का मौका मिलेगा। भारतीय वायुसेना के मुताबिक अग्निपथ योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करने वाले युवाओं को 24 जुलाई से 31 जुलाई तक वो आवेदन कर सकते हैं और इसके बाद एग्जाम होगा। इसके बाद 21 अगस्त से 28 अगस्त तक फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। 29 अगस्त से 8 नवंबर तक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जो भी उम्मीदवार इन सभी परीक्षाओं को पास करते हैं उनके नाम की लिस्ट 1 दिसंबर 2022 को जारी कर दी जाएगी। साथ ही 30 दिसंबर से उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से तीनों सेनाओं में भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी, जिसके बाद सरकार और सेना की तरफ से अग्निपथ योजना लॉन्च की गई। इस योजना के तहत भर्ती होने वाले 75% जवानों को 4 साल बाद रिटायर होना पड़ेगा। महज 4 साल के लिए सेना में चयन को लेकर पूरे देश भर में इस योजना का विरोध हो रहा है। तमाम राज्यों में छात्र इस योजना का विरोध कर रहे हैं। साथ ही सियासी दल भी लगातार सरकार की योजना का विरोध कर रहे हैं। हालांकि सेना की तरफ से साफ कर दिया गया है कि योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में आज एनडीए ने किया शक्ति प्रदर्शन। पीएम मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों से शामिल हुए कई सीएम। सियासी संकट के बीच फिर सामने आए संजय राउत। शरद पवार को मिल रही धमकी, बागियों के खिलाफ होगा एक्शन। अग्निपथ योजना के खिलाफ उतरा संयुक्त किसान मोर्चा। आज देश के कई हिस्सों में चल रहा है प्रदर्शन। पुतिन की ब्रिक्स नेताओं से अपील, पश्चिमी की स्वार्थी कार्रवाइयों का सामना करने में करें सहयोग की अपील। और सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने बाढ़ प्रभावित सिलचर शहर का किया हवाई सर्वेक्षण। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस TNT बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। कोरोना महामारी से दुनिया के कई देशों में अभी तक जंग जारी है। भारत में भी कोरोना के मामलों में काफी तेजी देखी गई है। देश में कोरोना के केस का बढ़ना लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में देश में कोविड-19 के 17,336 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 88,284 हो गई है। पिछले 4 महीने में कोरोना के मामलों में ये सबसे बड़ी उछाल है। गुरुवार की तुलना में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामलों में 4,294 मामलों की बढ़ोतरी हुई है। कोरोना के मामलों में इजाफा के बाद एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 88,284 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 13 और लोगों की मौत हुई। भारत ने पिछले 24 घंटे में 17,336 नए कोविड मामले दर्ज किए, जो गुरुवार की तुलना में 30% अधिक है। ये पिछले 4 महीने में कोरोना के मामलों में सबसे बड़ी उछाल है। पिछले 24 घंटे में 13 और लोगों की मौत के बाद कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 5,24,954 हो गई है। अब तक कुल 85.98 करोड़ टेस्ट किए जा चुके हैं और इस बीच पिछले 24 घंटे में 4,10,659 टेस्ट किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यूपी चुनाव से पहले बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आगरा जेल में पिछले 1 माह से एक अन्य मामले में बंद आरोपी सोनू को गोरखपुर के कैंट पुलिस वारंट बी के तहत गिरफ्तार करके लाई है और न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे गोरखपुर जेल भेजा गया। धमकी देने वाला आरोपी फिरोजाबाद के सिरसागंज थाना क्षेत्र के अहमदपुर का रहने वाला है। भीम आर्मी का नेता है। सोनू लेडी डॉन के नाम से ट्विटर अकाउंट चलाता रहा है और इस अकाउंट से उसने सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान 4 फरवरी 2022 को लेडी डॉन नाम के ट्विटर हैंडल से सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। चुनाव से पहले सीएम योगी को मिली इस धमकी से यूपी पुलिस के होश उड़ गए थे। पुलिस ने आरोपी को तलाशने में काफी कोशिश की, लेकिन उसका पता नहीं चल पा रहा था। लेडी डॉन ट्विटर हैंडल को ट्रेस करते करते गोरखपुर पुलिस आरोपी सोनू तक पहुंच गई। सोनू 1 माह से आगरा जेल में बंद था, जिसके बाद गोरखपुर की कैंट पुलिस वारंट बी के तहत उसे गिरफ्तार कर गोरखपुर ले आई है। यहाँ अदालत में पेशी के बाद उसे जेल भेज दिया गया।
सोनू फिरोजाबाद के सिरसागंज थाना क्षेत्र के अहमदपुर का रहने वाला है। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण काफी मुश्किल हालात पैदा हो गए हैं। असम, सिक्किम समेत कई राज्य बीते सप्ताह जहां एक और भूस्खलन की घटनाएं यहां पर देखने को मिली है, वहीं असम के ज्यादातर इलाके नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण जलमग्न हो गए। असम के परिवहन मंत्री परिमल शुक्लाबैद बाढ़ के बीच लोगों की मदद करते हुए देखे गए। हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें एक मरीज को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाने के लिए नाविक की तरह काम करते हुए देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार शख्स को अपनी डायलिसिस के लिए अस्पताल जाना था। नदी के बढ़ रहे जलस्तर के कारण उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद परिवहन मंत्री परिमल उनकी मदद को आगे आए और खुद उसे नाव पर बैठाकर एक लकड़ी के चप्पू से नाव को बराक घाटी में बाढ़ वाली सड़क पार करते नजर आ रहे हैं। असम में अधिकांश जिले ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के उफान के कारण जलमग्न हो गए हैं। बताया जा रहा है कि राज्य के कुल 36 जिलों में से 32 जिलों में भूमि का एक बड़ा हिस्सा ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के साथ ही उनकी सहायक नदियों के उफान पर होने के कारण जलमग्न हो गया है। आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी ने एनडीए की ओर से झारखंड की पूर्व राज्यपाल और आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। उड़ीसा की सत्तारूढ़ बीजू जनता दल का समर्थन मिलने के बाद अब द्रौपदी मुर्मू को वाईएसआर कांग्रेस ने समर्थन देने की बात कही है। एनडीए की ओर से एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का दावेदार बनाए जाने पर वाईएसआर कांग्रेस ने द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। यह जानकारी गुरुवार रात आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी की गई। एक विज्ञप्ति में दिया गया है कि 18 जुलाई होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के खिलाफ अब एनडीए की द्रौपदी मुर्मू की दावेदारी वाईएसआर कांग्रेस के समर्थन के बाद अब और भी मजबूत होती दिख रही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय की इस विज्ञप्ति में राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाए जाने की सराहना भी की गई है। उत्तराखंड के चंपावत में भारत नेपाल सीमा पर नेपाल ने वन विभाग की 5 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है। सशस्त्र सीमा बल के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि बल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस संबंध में रिपोर्ट भेजी है। वहीं राज्य के वन विभाग ने भी नेपाल के अतिक्रमण को लेकर शासन को रिपोर्ट भेजी है। वन विभाग के अनुसार भारतीय वन क्षेत्र की करीब 5 हेक्टेयर भूमि पर इस वक्त नेपाल का अतिक्रमण है और पिछले 3 दशकों में इस भूमि पर किए गए अतिक्रमण के तहत पक्के निर्माण के साथ साथ अस्थायी झोपड़ियां और दुकानें भी बना ली गई हैं। सीमा सशस्त्र बल के असिस्टेंट कमांडर अभिनव तोमर ने भारत की भूमि पर नेपाल के अतिक्रमण को लेकर कहा कि यह हाल में नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि नेपाल के अतिक्रमण की रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी गई है। अब सर्वे ऑफ इंडिया और सर्वे ऑफ नेपाल की टीमें ही सर्वे कर इसका समाधान करेंगी। उधर वन विभाग के मुताबिक जिले की टनकपुर शादरा रेंज से लगी भारत नेपाल सीमा के सारदा टापू समेत ब्रह्मदेव में कई जगहों पर नेपाल की ओर से पिछले 30 सालों से अतिक्रमण किया जाता रहा है। आपको बता दें कि टनकपुर के रेंजर महेश बिष्ट ने बताया कि सीमा से लगे भारतीय वन क्षेत्र में करीब 5 हेक्टेयर भूमि पर नेपाल का अतिक्रमण है। बिष्ट ने बताया कि अतिक्रमण वाली जगहों पर नेपाल के पक्के मकानों के साथ ही अस्थायी झोपड़ियां और दुकानें भी बनाई गई हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में आज एनडीए ने किया शक्ति प्रदर्शन। पीएम मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों से शामिल हुए कई सीएम। सियासी संकट के बीच फिर सामने आए संजय राउत। शरद पवार को मिल रही धमकी, बागियों के खिलाफ होगा एक्शन। अग्निपथ योजना के खिलाफ उतरा संयुक्त किसान मोर्चा। आज देश के कई हिस्सों में चल रहा है प्रदर्शन। पुतिन की ब्रिक्स नेताओं से अपील, पश्चिमी की स्वार्थी कार्रवाइयों का सामना करने में करें सहयोग की अपील। और सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने बाढ़ प्रभावित सिलचर शहर का किया हवाई सर्वेक्षण।